क्या सीन है गोवा के, मन तो कर रहा है आज ही शादी करके गोवा चली जाऊं। देख चेतना, ज्यादा उड़ मत, हम मिडिल क्लास लोग हैं, शादी के बाद जिम्मेदारी आती है, ऐशा आराम नहीं। ये क्या बात होती है माँ, मुझे तो शादी के लिए सारे घर का काम खाना पीना सब सिखाया और मैंने तैयारी की शादी की, तो सिर्फ विकास भी जोड़ लेना पैसे मुझे घुमाने के। तभी पिता आ जाते हैं। अरे जोड़ तो रहा है वो, बहुत कैलकुलेटिव है हमारा होने वाला दामाद, जरा भी फालतू खर्चा नहीं करता। हाँ तो बेटी का शौक मार देगा, मेरी बेटी को गोवा घूमना है तो क्या नहीं घुमाएगा। शादी की तारीख आ जाती है, पूरा घर सजा है, ढोल बज रहे हैं, चेतना लाल जोड़े में बैठी है, चेहरे पर शर्म और आंखों में गोवा के सपने। पंडित जी ये आपकी दक्षिणा थोड़ी ज्यादा नहीं है क्या, 2 घंटे का ही तो काम है। बेटा ये तो रीत है। रीत रीत अपनी जगह है पंडित जी, पर हिसाब भी तो देखना पड़ता है ना। सुना आपने, अभी से शुरू हो गया। अरे भाई शादी है, एक दिन की बात है, चलने दे। फेरे हो जाते हैं, विदाई का वक्त आता है, चेतना रोते हुए माँ से लिपट जाती है। माँ गोवा वाला प्लान याद रखना। अरे हाँ पगली, अपने घर जाकर पहले सेटल तो हो जा। चेतना ससुराल पहुंचती है। शुरुआत के दिन ठीक ठाक गुजरते हैं, पर धीरे धीरे विकास का असली रंग दिखने लगता है। एक दिन घर की सजावट का सामान समेटते हुए चेतना बोलती है, अरे ये फूल तो अभी भी ताजे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे थे शादी में। प्यारे तो लग रहे थे, पर पैसे भी तो लगे थे उतने ही प्यारे। एक दिन के लिए असली फूलों पर इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी, प्लास्टिक के फूल लगा लेते, फोटो में तो कोई फर्क पता ही नहीं चलता। विकास ये क्या बात हुई, शादी थी अपनी। अरे शादी थी तो क्या हुआ, समझदारी से खर्चा करना चाहिए ना। चेतना चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद माँ घर आती है, चेतना की साड़ी की तारीफ करती है। वाह बेटा कितनी सुंदर साड़ी है ये। आंटी जी ये तो मांग कर पहन लेती, एक ही दिन तो पहन ली थी, नई खरीदने की क्या जरूरत थी, पैसे यूं ही उड़ गए। माँ का चेहरा उतर जाता है, चेतना नजरें झुका लेती है। बेटा ये तो हद से ज्यादा हिसाब ही निकला। छोड़ो ना माँ, रोज की बात है ये। रोज रोज की ये छोटी छोटी बातें चेतना के अंदर कहीं गहरी उतरती जाती है। एक दिन चेतना हिम्मत करके बोल ही देती है, विकास एक बात पूछूं? हाँ बोलो। तुमने कहा था शादी के बाद गोवा ले जाओगे मुझे, याद है ना? हाँ याद है, पर अभी थोड़ा बजट टाइट है यार। फ्लाइट के दाम भी तो देखो, होटल के देखो, वहां का खाना पीना भी महंगा है, इतने पैसों में तो घर का ईएमआई निकल जाए। तो क्या हर बार ऐसी बात टालते रहोगे? टाल नहीं रहा हूँ यार, सोच रहा हूँ समझदारी से प्लान करेंगे, नैनीताल चलते हैं, कम बजट में हो जाएगा। चेतना कुछ नहीं बोलती, बस खिड़की से बाहर देखने लगती है। गोवा के समंदर की लहरें, उसकी हंसी, वो सपना अब बस एक धुंधली तस्वीर सा लगने लगता है, जो शायद कभी हकीकत नहीं बनेगा। रात को अकेले बैठी चेतना अपनी डायरी में लिखती है, कुछ सपने शायद इसीलिए सपने ही रहते हैं। घर में एक दिन विकास कुछ काम से चेतना की अलमारी खोलता है, वहीं उसे एक डायरी दिखती है। बिना सोचे वो पन्ने पलटने लगता है और एक पन्ने पर लिखा होता है, कुछ सपने शायद इसीलिए सपने ही रहते हैं। मुझे तो बस इतना चाहिए था कि मेरा पति एक बार, सिर्फ एक बार मेरे लिए दिल खोल कर खर्च करे, पर शायद ये मेरी किस्मत में नहीं। विकास डायरी हाथ में पकड़े वहीं खड़ा रह जाता है, चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ जाता है। वो सोचता है, ये तो मेरी बीवी है यार, इसके सपने पूरे करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं तो बस हिसाब किताब में ही उलझा रहा। अगले दिन ऑफिस में विकास लंच के वक्त अपने कलीग रोहन से बात करता है। यार रोहन, गोवा जाना है हनीमून पे, बताना क्या प्लान करूं? अरे भाई फ्लाइट से चला जा, सी फेसिंग रिसोर्ट ले ले, बाहर खाना खा, कार हायर करके घूम, मस्त एंजॉय कर। पर हाँ खर्चा तो होगा भाई, गोवा है, सस्ता नहीं पड़ेगा। विकास का चेहरा उतर जाता है। तभी वहां दूसरा कलीग समीर आ जाता है। अरे इतना जरूरी नहीं है भाई, तो ऐसा कर ट्रेन से चला जा, स्लीपर में या फर्स्ट एसी सेकंड एसी में, वहां कोई ऐसा घर ले लेना जहां किचन भी हो, खुद खाना बना लेना, और कार की क्या जरूरत है, स्कूटी ले लेना। गोवा का असली मजा तो स्कूटी पे घूमने में ही है यार, हवा में उड़ते हुए, बीच किनारे, और ट्रेन में तो रास्ते का नजारा भी देखने को मिलेगा। फ्लाइट में तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा, कुछ पता भी नहीं चलेगा। विकास सोच में पड़ जाता है। तभी तीसरा कलीग अमित आता है। अरे भाई गोवा में मेरा फ्लैट है, तू चाहे तो बिल्कुल फ्री में रह ले, एक पैसा नहीं लगेगा। ये सुनते ही विकास की माछी खिल जाती है। अरे वाह यार, ये तो बढ़िया बात हो गई, चल फिर पक्का यही करते हैं। विकास खुश होकर अपनी सीट पे चला जाता। उसके जाने के बाद रोहन, समीर और अमित आपस में बात करने लगते हैं। यार ये विकास है ना, सच में हद से ज्यादा कंजूस है। हाँ भाई, अभी देख कैसे चमक उठा फ्री वाली बात सुन के।
अरे यार, बीवी को हनीमून पर ले जा रहा है और सोच रहा है कैसे पैसे बचाओ। बंदा ये तो हनीमून भी बजट में ही निपटा देगा। यार बेचारी उसकी बीवी सपने देख रही होगी फ्लाइट के, समंदर वाले होटल के, और ये तो स्कूटी और फ्री के फ्लाइट में ही खुश हो गया। छोड़ना यार अपनी बला से, अपना क्या जाता है, चल काम पे लगते हैं। तीनों हंसते हुए अपने अपने काम पे लग जाते हैं। उधर विकास मन ही मन प्लान बनाने में मशगूल हो जाता है, बिना ये सोचे कि उसकी बीवी का सपना कुछ और ही है। अगले दिन विकास ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, हाथ में एक पुराना सा बैग लिए। अरे वाह, ये नया बैग लिया क्या मेरे लिए? अरे नया कहाँ यार, ये मेरा पुराना कॉलेज वाला बैग है। सोचा गोवा के लिए यही ठीक रहेगा, नया खरीदने की क्या जरूरत है। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो चेतना, टिकट बुक करने जा रहा हूँ, तू बता कब चलना है। अरे फ्लाइट की टिकट है ना, तो जल्दी से बुक कर लो वरना दाम बढ़ जाते हैं। फ्लाइट नहीं यार, वो फ्लाइट में तो पैसे उड़ जाएंगे। मैंने ट्रेन का सोचा है, स्लीपर क्लास से चलेंगे, मस्त सफर भी हो जाएगा और पैसे भी बचेंगे। स्लीपर? विकास स्लीपर में तो इतनी गर्मी होती है, इतनी भीड़ होती है, और वहां तक पहुंचने में 2 दिन लग जाएंगे। हाँ तो क्या हुआ, सफर भी तो एंजॉय करने की चीज है। रास्ते में बातें करेंगे, गाने सुनेंगे, वक्त कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। चेतना मन ही मन सोचती है, ये तो पहले ही बता रहा है ऐसे, आगे पता नहीं क्या क्या करेगा। अच्छा ठीक है, होटल तो अच्छा सा लेना, समंदर के पास वाला। होटल की तो टेंशन ही मत ले, मेरे कलीग का फ्लैट है वहां, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, एकदम बढ़िया बात है ना। फ्लैट मतलब होटल नहीं जाएंगे? अरे होटल में क्या रखा है यार, वहां तो सिर्फ सोने के पैसे लगते हैं। फ्लैट में तो अपनी मर्जी से रहेंगे, खुद खाना बनाएंगे, मस्ती करेंगे। ये तो पूरा प्लान ही अपने हिसाब से बना बैठा है, मुझसे पूछा भी नहीं एक बार। विकास खाना तो वहीं बाहर खाएंगे ना, वहां का फूड बहुत फेमस है मैंने सुना है। अरे नहीं, बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ता है। मैंने तो सोचा है घर से ही दाल चावल तेल मसाला सब पैक करके ले चलेंगे, वहीं फ्लैट में बना लेंगे, सस्ता भी पड़ेगा और सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। चेतना का चेहरा उतर जाता है, वो कुछ नहीं बोलती, बस उठकर किचन में चली जाती है। रात को चेतना अपनी सहेली प्रिया को फोन लगाती है। या प्रिया सुनना, विकास कह रहा है गोवा ट्रेन से जाएंगे, स्लीपर में रहेंगे किसी फ्लाइट में, और खाना भी घर से बना हुआ ले जाएंगे। अरे चेतना, ये तो हनीमून कम पिकनिक ज्यादा लग रहा है। यार मुझे तो लगा था फ्लाइट से जाएंगे, समंदर के किनारे किसी होटल में रुकेंगे, बीच पे मस्ती करेंगे, पर यहाँ तो। देख, तू ना एक बार खुलकर बात कर ले उससे, शादी की शुरुआत है, अभी नहीं बोलेगी तो आगे और मुश्किल होगा। हाँ यही सोच रही हूँ। अगले दिन सुबह चेतना हिम्मत करके विकास से बात करती है। विकास, एक बात कहनी है। हाँ बोलो। देखो मुझे पता है पैसे बचाना जरूरी है, पर ये हमारा हनीमून है, जिंदगी में एक बार आता है, ये थोड़ा तो एंजॉय करने दो ना। तुम, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ एंजॉय करने से, मैं तो कह रहा हूँ समझदारी से एंजॉय करें, फिजूल खर्ची करने से क्या फायदा। फिजूल खर्ची? विकास ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये अपने लिए खर्च करना है। एक बार सोच के देखो, फ्लाइट से जाएंगे तो टाइम भी बचेगा, थकान भी नहीं होगी, होटल में रुकेंगे तो अपनी प्राइवेसी होगी, किसी के फ्लैट में रहकर कैसा हनीमून। जितना तुझे पता भी है गोवा में कितना खर्चा होता है, फ्लाइट के 2 टिकट, होटल का किराया, बाहर का खाना, सब मिलाकर 50,000 से ऊपर चला जाएगा। इतने पैसों में तो EMI निकल जाएगी ना, यही कहना है ना तुम्हें हमेशा। विकास चुप हो जाता है, दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। विकास, शादी से पहले तुमने कहा था कि तुम्हारे साथ मेरी हर ख्वाहिश पूरी होगी, ये तो बस एक ट्रिप है, इतना हिसाब किताब क्यों? अच्छा ठीक है, मैं सोचता हूँ इस बारे में। चेतना उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती है, पर विकास मन ही मन अभी भी बजट का हिसाब लगा रहा होता है। उसके दिमाग में फ्लाइट के दाम, होटल का किराया घूम रहा होता है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या करे। अब ये तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा कि विकास क्या फैसला लेता है और चेतना का गोवा का सपना पूरा हो पाता है या नहीं। ट्रेन की खिड़की के पास बैठी चेतना बाहर का नजारा देखते हुए अपना मोबाइल निकालती है। सोचती है चलो कुछ फोटो ही खींच लूं, कम से कम इंस्टा पे तो डाल सकूंगी। चलो एक फोटो तो बनती है यार। तभी कैमरा ऑन होते ही सामने से गंदी सी बस्ती, कचरे का ढेर और उखड़ी हुई पटरियां दिखने लगती है। चेतना का चेहरा उतर जाता है। ये क्या फोटो खींचूं, ना समंदर ना पहाड़, बस यही सब। वो मायूस होकर फोन वापस बैग में रख लेती है। विकास ये सब देख रहा होता है, वो तो पूरा खुश नजर आता है। देख चेतना, कितनी ठंडी हवा आ रही है ना खिड़की से, एकदम नेचुरल एसी। फ्लाइट में तो ये मजा आता ही नहीं है ना। हाँ, और देख हम पूरे रास्ते का नजारा देखते हुए जा रहे हैं,
गांव, खेत, खलियान, नदी, नाले सब कुछ दिख रहा है ना। फ्लाइट में तो बस बादल ही बादल दिखते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता कि नीचे क्या है। हाँ वो तो है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो घूम फिर भी सकती है, चाहे तो कॉरिडोर में टहल ले, कोई पेंट्री कार में जाके चाय पी ले, बाकी लोगों से बातें कर ले। फ्लाइट में तो बस सीट बेल्ट बांधे बैठे रहो, हिलने की भी इजाजत नहीं होती। चेतना खिड़की से बाहर देखती रहती है, मन ही मन सोचती है, ये तो ठीक है, पर मुझे तो बस एक बार आसमान से बादलों की फोटो खींचनी थी। विकास अपनी ही धुन में बोले जा रहा होता है, उसे पता ही नहीं चलता कि चेतना के मन में क्या चल रहा है। गोवा स्टेशन पहुंचते ही विकास और चेतना बाहर निकलते हैं। एक रिक्शे वाले को रोकते हैं और वो एड्रेस दिखाते हैं। भैया ये पता है, यहाँ लेके चलो ना। अरे साहब ये तो बहुत दूर है, मेन गोवा से बाहर आउटर एरिया में, ये पूरे 45 मिनट लगेंगे। 45 मिनट? विकास चलो ना, कोई सी फेसिंग रिसोर्ट देख लेते हैं यहीं आसपास, कितना अच्छा रहेगा। अरे नहीं नहीं चेतना, फ्री का फ्लैट मिल रहा है, क्यों छोड़े। और सुन, आउटर में रहेंगे ना तो और भी नजारे देखने को मिलेंगे। असली गोवा तो वही है, टूरिस्ट वाले गोवा में क्या रखा है। चेतना कुछ नहीं बोलती, बस मन महसूस के रह जाती है। रिक्शा चल पड़ता है। काफी देर बाद वो फ्लैट पर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलते ही अंदर से धूल और सीलन की बदबू आती है। जाले लगे हैं, फर्श पर मोटी धूल की परत जमी है। ये क्या, यहाँ तो कोई महीनों से रहा ही नहीं लगता है। अरे कोई बात नहीं यार, चल हम दोनों मिलके साफ कर लेते हैं, देखते ही देखते चमका देंगे। विकास मैं बहुत थक गई हूँ, इतना लंबा सफर मुझसे नहीं होगा अभी। अच्छा ठीक है, तू बैठ, आराम कर, मैं कर लेता हूँ। विकास अकेला ही झाड़ू लगाने लगता है, पोंछा मारने लगता है, पसीने से तरबतर हो जाता है। चेतना कुछ देर बैठी देखती रहती है, फिर उससे रहा नहीं जाता। अच्छा ला दे, मैं भी कर देती हूँ, अकेले कैसे करेगा तू सब। दोनों मिलकर घंटों सफाई करते हैं, खिड़कियां साफ करते हैं, बिस्तर झाड़ते हैं। करते करते रात हो जाती है। दोनों बुरी तरह थक चुके होते हैं। उफ, बहुत भूख लगी है, चलो ना बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। अरे बाहर से क्यों यार, यहाँ किचन तो है, और मैं घर से दाल चावल भी लेके आया हूँ, तो फटाफट बना दे, मैं तड़का लगाने की तैयारी करता हूँ। विकास इतनी थकान के बाद भी। अरे बस थोड़ी देर की बात है, चल मैं गैस जलाता हूँ। चेतना उठकर बड़बड़ाते हुए किचन में जाती है, दाल चावल चढ़ाती है। विकास बगल में तड़के का जुगाड़ करता है। दोनों मिलकर किसी तरह खाना बनाते हैं, थके हारे बैठकर खाते हैं और फिर बिना कुछ बोले बिस्तर पर ढेर हो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह तैयार होकर विकास और चेतना फ्लैट से निकलते हैं। रास्ता लंबा होने की वजह से मेन गोवा पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है। धूप तेज हो जाती है। चेतना को जोरों की भूख लग जाती है। विकास बहुत भूख लगी है, चलो ना कहीं बैठते हैं खाने के लिए। अरे रुक, टेंशन मत ले, घर से टिफिन बांध के लाया हूँ मैं। चल समंदर किनारे बैठकर वहीं खुल के खा लेते हैं, मस्त हवा भी आएगी, नजारा भी रहेगा। टिफिन नहीं, मुझे पिज्जा खाना है। देख ना वो सामने कितना क्यूट सा कैफे है, पिज्जा खाते हैं ना वहाँ। अरे पिज्जा में क्या रखा है यार, आखिर वो भी तो रोटी और सब्जी है, ऊपर से चीज डाल दी बस। और अपने पास तो पूरी सब्जी है, समझ ले वही पिज्जा है, बेस भी है, टॉपिंग भी है। विकास पूरी सब्जी पिज्जा कैसे हो सकती है? अरे हो सकती है, देख तू दिल से सोच, गोल है, चटपटी है, ऊपर से आलू की सब्जी डाल दे तो टॉपिंग भी हो गई। चल बैठे हैं वहां बेंच पे। चेतना कुछ बोलना चाहती है पर भूख के आगे हार मान लेती है। दोनों समंदर किनारे बेंच पे बैठ के टिफिन खोलते हैं। चेतना मन मसोस कर पूरी खाती है। बीच बीच में सामने वाले कैफे की तरफ देखती रहती है जहां लोग मजे से पिज्जा खा रहे होते हैं। खाना खत्म होने के बाद घूमने की बात आती है। अच्छा अब बताओ घूमेंगे कैसे? कोई कार वगैरह बुक करते हैं ना, आराम से एसी में बैठकर घूमेंगे। कार? अरे नहीं यार, कार में तो गोवा का मजा ही नहीं आता। गोवा घूमने का असली मजा स्कूटी में है। खुली हवा लगेगी, बारिश की बूंदे पड़ेगी तो और मस्ती आएगी। चल स्कूटी हायर करते हैं। पर विकास मेरे बाल। अरे कुछ नहीं होता बालों को, चल चल चल, टाइम बर्बाद मत कर। विकास पास की एक दुकान से स्कूटी हायर कर लेता है। चेतना नाक भौं सिकोड़ते हुए पीछे बैठ जाती है। स्कूटी चलनी शुरू होती है। हवा का झोंका आता है और चेतना के बाल पूरी तरह बिखर जाते हैं। विकास आराम से चला, मेरे बाल उड़ रहा है। अरे यही तो मजा है यार, फील करना। थोड़ी देर बाद अचानक बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। विकास खुश हो जाता है। वाह वाह वाह, देख चेतना बारिश भी शुरू हो गई, अब तो मजा डबल हो जाएगा। चेतना का पूरा मेकअप बहने लगता है। बाल एकदम उलझ जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं। वो चिड़ी हुई सी बैठी रहती है। कुछ देर बाद वो एक खूबसूरत बीच पर रुकते हैं। चेतना उतरते ही आईने में अपनी शक्ल देखती है और घबरा जाती है। ये क्या हाल हो गया मेरा, बाल तो देखो कैसे झाड़ू जैसे हो गए। अरे कोई बात नहीं, चल एक फोटो लेते हैं यहाँ पर।
विकास मोबाइल निकालकर फोटो खींचता है। चेतना पोज देती है, पर फोटो देखकर उसका मूड और खराब हो जाता है। ये क्या फोटो है विकास? बाल बिखरे हुए, मेकअप बहा हुआ, कपड़े गीले, मैं भूत जैसी लग रही हूँ इसमें। अरे नेचुरल लग रही है तू। फिल्टर वाली फोटो में क्या रखा है? विकास बस कर, एक तो कार नहीं ली, ऊपर से स्कूटी ने मेरा पूरा लुक खराब कर दिया। सोचा था अच्छी फोटो आएगी, इंस्टा पे डालूंगी, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। विकास का चेहरा उतर जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। चेतना मुंह फुलाए स्कूटी की तरफ बढ़ जाती है। विकास चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। शाम ढलने लगती है। विकास और चेतना समंदर किनारे स्कूटी खड़ी करके यूं ही टहलने लगते हैं। चेतना अभी भी थोड़ा खफा खफा सा होती है। तभी सामने एक पानी पूरी का ठेला दिखता है। अरे वाह, देख चेतना, पानी पूरी, चल खाते हैं। यहाँ तो पिज्जा वाला प्लान भी पूरी सब्जी में बदल दिया था तूने, अब पानी पूरी। अरे चल तो सही, एक बार खा के तो देख। दोनों ठेले पर जाकर खड़े हो जाते हैं। भैया प्लेट बनाकर देता है। चेतना पहला गोलगप्पा मुंह में डालती है और आंखें बंद करके स्वाद लेती है। ये तो बहुत टेस्टी है यार। देखा, 20 रुपए की प्लेट में जो मजा है वो 500 की डिश में नहीं है। चेतना हंस पड़ती है। दोनों वहीं ठेले के पास बने पत्थरों पर बैठ जाते हैं। सामने सूरज धीरे धीरे समंदर में डूबने लगता है। आसमान नारंगी गुलाबी रंगों से भर जाता है। विकास सच बताओ, ये नजारा तो किसी भी 5 सितारा होटल की बालकनी से भी अच्छा लग रहा है। मैंने बोला था ना तुझे, असली गोवा यही है। दोनों वहीं बैठे घंटों बातें करते रहते हैं। चेतना अपने कॉलेज के किस्से सुनाती है, विकास अपने बचपन की बातें। दोनों खूब हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। वक्त का पता ही नहीं चलता। पता है विकास, शुरू में मुझे लगा था तू बहुत कंजूस है, हर छोटी बात पे हिसाब लगाता है, पर अब समझ में आ रहा है तू फिजूल खर्ची नहीं करता, ये तेरी समझदारी है। तू चाहता है कि हमारा भविष्य सिक्योर रहे। तुझे बुरा लगा हो तो सॉरी यार, पर मैंने सोचा था पैसे बचा के तुझे आगे और भी खुशियां दे पाऊंगा। बस तरीका शायद गलत हो गया मेरा। नहीं यार, तरीका गलत नहीं था। देख, आज हमने कितना एंजॉय किया। फ्री में सफाई की तो साथ में मस्ती भी की। घर का बना खाना खाया तो उसमें भी अपनापन था। स्कूटी पे घूमे तो बारिश का मजा भी लिया। और अब ये 20 रुपए की पानी पूरी और ये डूबते हुए सूरज का नजारा, ये पल तो किसी महंगे हनीमून पैकेज में भी नहीं मिलते। विकास चेतना की तरफ देखता है। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। समंदर की लहरें उनके पैरों को छूती है। हवा में हल्की ठंडक होती है। चेतना मन ही मन सोचती है, सच में मैंने सोचा था फ्लाइट, बड़ा रिजॉर्ट, महंगा खाना, यही हनीमून होता है। पर असली हनीमून तो ये है, साथ बैठना, हंसना, एक दूसरे को समझना। पैसा नहीं, साथ मायने रखता है। विकास हल्के से चेतना का हाथ अपने हाथ में लेता है। दोनों खामोश बैठे सूरज को डूबते देखते रहते हैं। दूर तक फैला समंदर, हल्की बारिश की खुशबू और दो दिल जो अब सच में एक दूसरे को समझने लगे थे। चेतना धीरे से मुस्कुराते हुए बुदबुदाती है, ये गोवा वाला सपना नहीं था, पर ये जिंदगी का सबसे अच्छा हनीमून था। तू समझता क्यों नहीं है बेटा? अरे मर्द का बच्चा है तू, स्कूटी चलाएगा तो कैसा लगेगा? तुझ पे बुलेट ही अच्छी लगेगी। लेकिन माँ, अगर स्कूटी आएगी तो श्रेया भी उसे इस्तेमाल कर सकती है। बुलेट हम 1-2 साल बाद ले लेंगे। जब गाड़ी की जरूरत अभी है तो 1-2 साल बाद क्यों? और वैसे भी तुझे तो बुलेट पसंद है ना, तो अभी मान क्यों नहीं रहा है? अरे माँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पसंद है या मैं आपकी बात नहीं मान रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि 1-2 साल बाद ले लेंगे, अभी स्कूटी ज्यादा जरूरी है। बन गया ना जोरू का गुलाम। अरे 9 महीने पेट में रखा, इतना दर्द सहा इस दिन के लिए कि मेरा बेटा अपनी बीवी के लिए मुझे ना कहेगा। माँ, मैं किसी गैर के लिए नहीं, अपनी बीवी के लिए कर रहा हूँ। वो भी नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? अब कैसी बात कर रही है, समझना ही नहीं चाहती। हाँ, समझती तो सिर्फ वो है ना, मैं कहाँ समझती हूँ बेटा। कर जो मन करे कर, लेकिन एक बात समझ ले, आएगी तो बुलेट ही, समझा? सिर पकड़ के बैठ गई माँ। अगर तू बेटे के प्रेम को जिद कहता है तो जिद है सही, लेकिन माँ, बेटा खुद कह रहा है उसे स्कूटी चाहिए। बेटा झूठ बोल रहा है अपनी बीवी के लिए। अरे 12th क्लास में था ना तू, तब से तेरी बुलेट खरीदने की इच्छा देख रही हूँ मैं, और अब अचानक तुझे बुलेट की जगह स्कूटी चाहिए। मैं अपने बेटे को अपनी इच्छा मारते हुए नहीं देख सकती। तेरी माँ का आदेश है, आएगी तो बुलेट ही। इतना कहकर रूपा वहां से चली जाती है। अमित परेशान चेहरा लिए खड़ा रहता है और असमंजस में रहता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तभी वहां श्रेया आती है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? अरे यार, माँ बोल रही है बुलेट के लिए, बोल के गई है स्कूटी नहीं आएगी। अरे लेकिन स्कूटी की बहुत जरूरत है, रोज स्कूल कैसे आऊंगी जाऊंगी इतनी धूप में बारिश में?
अरे वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो अमित, आई नो तुम परेशान हो, लेकिन इस परेशानी का सोल्यूशन तुम्हें ही निकालना होगा। और हाँ, आएगी तो स्कूटी ही। अब वो तुम फिगर आउट करो कि कैसे आएगी। अब तुम्हारी कमी थी, तुम भी अपना सब कुछ थोप दो मुझ पे, क्योंकि अब और कुछ तो तुम लोगों से होगा नहीं। देखो, माँ का गुस्सा तुम मुझ पे मत निकालो। सही कह रही हो, माँ का गुस्सा तुम पर क्यों उतारूं? एक तरफ माँ बुलेट का राग अलाप रही है, दूसरी तरफ तुम स्कूटी का, बीच में फंस कौन गया है? मैं। ठीक है, देखता हूँ, जो होगा फिर देखा जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हो? माँ का गुस्सा उतारने। इतना बोल के अमित घर के बाहर निकल जाता है। श्रेया वहीं खड़ी रह जाती है। क्या बताऊं इसे, कैसे समझाऊं? बहुत गुस्से में है। थोड़ा शांत हो जाए तब मनाऊंगी। तब तक माँ से बात करके देखती हूँ, क्या पता माँ मान जाए। श्रेया रूपा के पास हॉल में जाती है। माँ जी, आप अकेली बैठी हैं, क्या बात है? आज अचानक ही इतने प्यार से कैसे बात कर रही है? वैसे तो उसके पास कभी वक्त ही नहीं रहता। जरूर ये स्कूटी की बात करने आई होगी, लेकिन मैं अपनी बात इसे नहीं कहूंगी। आज इसे बता कर रहूंगी कि अमित इसका पति बाद में और मेरा बेटा पहले है। रोज अकेले ही तो बैठती हूँ, तुझे आज दिखाई दिया क्या? क्या बात है, आज काम से फुर्सत मिल गई जो मुझ पे नजर पड़ गई तेरी? हाँ, आज सोचा आपके साथ थोड़ी देर बैठ जाऊं। वैसे तो स्कूल से फुर्सत ही नहीं मिलती, स्कूल में एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं, वही सब तैयारियां चल रही है, एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ती है। हाँ, वैसे स्कूल थोड़ा दूर पड़ता है नहीं? वही तो माँ, इसीलिए तो अमित से स्कूटी के लिए कह रही हूँ। स्कूटी आ जाएगी तो बहुत आराम हो जाएगा। तूने अपने आराम के लिए तो सोच लिया, कभी अपने पति के लिए भी सोचा होता तो क्या बात थी? माँ, अमित ने पहले ही बोला था कि स्कूटी ले लेंगे। अमित के बोलने पर मेरा पूरा मन बन गया था। हाँ, अमित ने तुम्हें बोला और तुम मान गई। ये भी नहीं सोचा कि अमित का मन सिर्फ बुलेट में है, सिर्फ और सिर्फ बुलेट में। पर माँ, 1-2 साल बाद वो बुलेट भी ले लेंगे ना। बुलेट तो अभी ही आएगी, स्कूटी का 1-2 साल बाद में सोच सकते हैं। माँ, मैं आपसे प्यार से बात करने आई थी, सोचा था औरत है तो एक औरत का दर्द समझेंगी। लड़की अपनी हद में रह, समझी? बुलेट आएगी तो अमित तुझे बुलेट से स्कूल छोड़ देगा। और मैं आऊंगी कैसे, ये भी बता दीजिए। अमित ऑफिस से लेने आएंगे। अभी तक मैनेज कर रही थी ना, तो 1-2 साल और कर ले। वैसे भी सुबह का इंतजाम तो हो ही जाएगा। देखिए मम्मी जी, आएगी तो स्कूटी ही, क्योंकि अमित ना मेरी बात टालेंगे और ना ही अपनी जुबान से पीछे हटेंगे। आएगी तो बुलेट ही, आखिर बेटा है मेरा। 9 महीने अपने पेट में रखा है उसे, मेरी बात वो कभी नहीं टालेगा। अच्छा, तो ये बात है। आपका भ्रम जल्दी ही टूटेगा। अब देखते हैं जीत आपकी होती है या मेरी। मुझे तो पता है, तू देख ले सब आएगी या नहीं। सासू माँ इतनी कॉन्फिडेंट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित सच में बुलेट के लिए मान जाएगा। श्रेया थोड़ी टेंशन में आ जाती है। अगला दिन होता है, सुबह सभी नाश्ते के लिए हॉल में लगे डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। तो अमित, बुलेट का कलर और उसे लेने का दिन सोचा, कब लेना है? अभी वो होल्ड पे है माँ। क्या मतलब होल्ड पे है? होल्ड पे है का ये मतलब होता है कि माँ, मैं अभी कुछ नहीं लेने वाला, अभी के लिए सब कुछ छोड़ दिया मैंने। क्या बात कर रहे हैं आप, स्कूटी भी नहीं लेनी? अभी कुछ भी नहीं लेना। और बुलेट भी नहीं लेना? नहीं माँ। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि अभी मैं बहुत बिजी हूँ, ऑफिस में बहुत काम रहता है और अभी पैसों का भी पूरा जुगाड़ नहीं है। अगर यही बात थी तो तूने लेने का मन बनाया ही क्यों था? वही तो, मेरा भी मन बन गया था। आपने बहुत गलत किया मेरे इमोशन के साथ। मैं कितनी खुश थी, आपको पता भी है? चुप कर, तुझे सिर्फ अपना ही दिखता है। अरे मैं कितनी खुश थी कि फाइनली अब मेरा बेटा अपना सपना पूरा करेगा। लेकिन अब जब वो नहीं कर पाएगा तो उसे संभालने की जगह तू उसे सुना रही है। अरे कैसी बीवी है तू। बस करो आप दोनों, बस करो, कब तक बहस करोगे? अब फाइनल हो गया ना, नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना, तो भगवान के लिए घर में शांति रहने दो। ऑफिस जा रहा हूँ मैं, मेरा टिफिन तैयार हो तो दे दो। वो तो तैयार है, लेकिन ये बताइए कैसे बिना प्रेस की शर्ट पहनी है आपने? ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा तो सही हो जाया करिए, लोग क्या बोलेंगे? अरे जो हाथ में आई वो पहन ली मैंने। और नहीं तो क्या करेगा बेचारा। कभी उसको प्रेस करके कपड़े दिए तूने जो वो अच्छे कपड़े पहनकर जाएगा? चलिए टी शर्ट निकाल देती हूँ आपको। टी शर्ट क्यों पहनेगा अब वो, ताकि इतनी धूप में काला पड़ जाए उसका हाथ? अमित, तू यही शर्ट प्रेस करवा ले, टी शर्ट मत पहनना। अमित चलिए, मैं टी शर्ट निकाल के देती हूँ, टी शर्ट आप पर बहुत अच्छी लगती है। तो कहना क्या चाहती है, शर्ट मेरे बेटे पर नहीं जचता? मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन टी शर्ट ज्यादा अच्छी लगती है। नहीं, अमित टी शर्ट नहीं पहनेगा, उसे अपना हाथ काला नहीं करवाना इस धूप में। अरे कोई मुझसे तो पूछ लो, मुझे क्या करना है? तू वही करेगा ना बेटा जो तेरी माँ कहेगी। क्यों करूंगा माँ, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ? वही तो, माँ सिर्फ अपने इशारों पर नचाना चाहती है और कुछ नहीं। तू मेरे बेटे को भड़का क्यों रही है?
देख बेटा, तू इसकी बातों में मत आ, तू मेरी बात सुन। आप लोग एक एहसान कर दीजिए मुझ पर, मेरा टिफिन दे दीजिए, अगर नहीं दे सकती तो बता दीजिए, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अच्छा लाती हूँ मैं। श्रेया अमित को टिफिन देती है। अमित तुरंत टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अभी तक ये लोग स्कूटी और बुलेट के लिए लड़ रही थी, अब मैं शर्ट पहनूंगा या टी शर्ट पहनूंगा, इस पे भी लड़ रही है। भगवान क्या होगा मेरा। एक तरफ अमित परेशान था, दूसरी तरफ श्रेया और रूपा एक दूसरे को लगातार तीखी नजरों से देख रही थी। आपको हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में घुसने का बहुत शौक है ना? वो तेरा हस्बैंड बाद में, मेरा बेटा पहले, समझी? तुझसे ज्यादा उस पर मेरा हक है। हक मेरा भी है उन पर, इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकती। चल चल, आई बड़ा हक की बात करने वाली। अरे अभी कुछ किया ही नहीं है उसके लिए, वो हमेशा करवाया है तूने। और आपका क्या? आपने जो जो किया अब उसको सुना रही है? बस अब बहुत हुआ, मैं कमरे में जा रही हूँ, तुझसे बहस करने की ताकत नहीं है मुझ में। रूपा इतना कह के अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया खुद में बड़बड़ाती रहती है। अब सच बोलने लगी तो चुभने लगी बातें। श्रेया भी अपने कमरे में चली जाती है। अमित ऑफिस गुस्से में पहुंचता है। अरे सर एंट्री तो कर दीजिए। अरे तो रोज रोज करता हूँ ना, एक दिन नहीं करूंगा तो आसमान गिर जाएगा। अरे सर तो मेरा क्या जाएगा, आपका ही एब्सेंट लग जाएगा, आपकी सैलरी कटेगी, मेरा तो काम यही है, अब मैं अपना काम भी ना करूँ क्या? अरे अमित क्या कर रहा है तू, घर का गुस्सा यहाँ क्यों निकाल रहा है? अब सॉरी, वो थोड़ा दिमाग खराब हो गया था। अरे तो सर अब ठीक है, क्या ही बोले, छोटा आदमी हो, कोई कुछ भी बोल देता है। अमित जल्दी जल्दी में ऑफिस के अंदर चला जाता है। वॉचमैन का ताना सुन के अमित का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अरे अमित भाई क्या हालचाल, बड़े गुस्से में लग रहे हो। अरे छोड़ ना भाई, अभी तुझे भी कुछ बोल दूंगा मैं। क्या हो गया भाई? अरे कुछ नहीं यार, घर से ही मूड खराब था, बाहर वॉचमैन भी सुनाने लगा। घर पे क्या हो गया? कुछ नहीं भाई, छोड़ ना। अरे बता ना, मुझे नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? देख भाई, तुझे गॉसिप करना है तो रहने दे, अगर कोई सोल्यूशन देना है तो बता। अरे पर प्रॉब्लम तो बता, तब तो सोल्यूशन दे पाऊंगा। देख बात कुछ बड़ी नहीं है, बस माँ और श्रेया में बहस होती रहती है मुझे लेकर। माँ मेरे लिए कुछ और चाहती है, श्रेया कुछ और। अब आज सुबह ही देख ले, माँ कहती है शर्ट पहन, श्रेया कहती है टी शर्ट, और बीच में परेशान मैं हो गया। तो शर्ट की एक बाह निकाल देते, आधे तरफ टी शर्ट की तरह हाफ बाह और दूसरी तरफ शर्ट की तरह फुल बाह, श्रेया की बात भी रह जाती और माँ की भी। हंस ले भाई हंस ले, इसीलिए नहीं बता रहा था, तू कभी समझेगा ही नहीं। अरे भाई मैं हंस नहीं रहा हूँ, तू सुन तो पहले। मैं कह रहा हूँ अगर तू ऐसा करेगा तो माँ और श्रेया खुद तुझे रोक देंगे और दोनों एक दूसरे की बात मान जाएंगी, क्योंकि ऐसी अजीब हरकतें करेगा तो तेरी तो बेइज्जती होगी, और तेरी बेइज्जती हो तो उन्हें भी अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तू समझा कर मैं क्या कह रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन हर मामले में ये सोल्यूशन काम नहीं आएगा। जहां तक हो सकता है कर ले, वो लोग भी थक ही जाएंगे। वैसे भी आंटी को शौक थोड़ी ना है तुम लोगों के बीच में आए। अरे यार, माँ को सच में शौक है बीच में आने का। चल कोई ना, वो भी तो भी जो किया है वो करके देख ले, देखना तुझे परेशानी में देखकर दोनों गिव अप कर देंगे। देखता हूँ, चल अभी तो काम कर लेता हूँ। हाँ मैनेजर आता होगा हमेशा की तरह। अमित और रोहित काम करने लगते हैं। अगला दिन आता है, अमित को ऑफिस जाना होता है। अमित नहा के अपने बाथरूम से बाहर आता है, तब देखता है रूपा शर्ट लेकर और श्रेया टी शर्ट लेकर खड़ी होती है। ये क्या है, आप लोग ऐसे खड़े क्यों? तेरा इंतजार कर रही थी बेटा, चल नहा लिया है ना, ये शर्ट पहन ले, मैंने प्रेस कर दिया, देख तुझ पे अच्छी भी लग रही है। रुक जाइए माँ जी, इतनी भी क्या जल्दी है। और ये देखिए अंकल जैसी शर्ट लेकर आई हैं आप, कितनी बेकार लग रही है। ये देखो अमित, तुम ये वाली टी शर्ट पहनो, इसे पहनोगे ना तो यंग लगोगे। बच्चा है क्या वो, हाँ, जो ये सब पहना रही है? अरे ऑफिस में शर्ट ही अच्छा लगता है। प्लीज माँ जी, वो जमाना गया, अब लोग टी शर्ट भी पहनते हैं। पहनते होगे, लेकिन मेरा बेटा तो शर्ट ही पहनेगा। वो आप लोग फिर से शुरू हो गए। अरे तुम छोड़ो ना, ये लो, ये पहन लो। नहीं तो ये ले, इसे पहन। बस करिए आप लोग, लाइए शर्ट दीजिए। अमित शर्ट लेकर उसकी एक तरफ की बाह काट देता है और फिर उसे पहन के तैयार होकर हॉल में आ जाता है। पीछे से रूपा और श्रेया भी आती है। अरे अमित ये क्या, ये कैसे जा रहे हो तुम? ये हाफ बाह की टी शर्ट जो तुम्हारा मन था, और फुल बाह की शर्ट जो माँ चाहती थी। अब मेरे पास दो हाथ है तो मैंने दोनों के मन के लिए तैयार कर लिया। अब तो खुश हो ना आप लोग? अरे पर अब तो खुश है ना माँ आप? खुश? वो चलता हूँ मैं। अमित घर के बाहर निकलता है। बाहर मिस्टर शर्मा अमित को मिलते हैं। अरे अमित ये क्या, ये कौन सा फैशन किया है तुमने, बहुत फनी लग रहे हो। देखा, तेरी वजह से मेरे बेटे की बेइज्जती हो रही है। हाँ तो आप ही मान जाती ना। क्या करूं अंकल, माँ और बीवी का प्यार है ये।
बड़े फनी लग रहे हो। अमित बेटा सुन जरा। माँ ऑफिस जा रहा हूँ। अरे सुन तो। अमित घर के अंदर आता है। तू पागल है क्या? ऐसे जाएगा ऑफिस? बेइज्जती करवानी है? वही तो, शर्ट तो फट गई है, टी शर्ट तैयार है, वही पहन लीजिए, ऐसे ऑफिस मत जाइए। हाँ शर्ट तो फट गई है, इसलिए टी शर्ट ही पहन ले आज। चलो कम से कम आप लोगों को मेरी इज्जत की तो परवाह है। लाओ 2 टी शर्ट, मुझे लेट हो रहा है, निकलना भी है। अमित टी शर्ट पहन के चला जाता है। श्रेया और रूपा अभी भी एक दूसरे को देख रही थी। चाहे जो भी हो, अमित ने पहनी तो टी शर्ट ही ना। हाँ लेकिन पहले तो शर्ट ही पहनी थी ना, इसका मतलब है कि वो मुझे तुझसे ऊपर रखता है, समझी? अरे छोड़ क्यों नहीं देती, हम दोनों पति पत्नी को अकेले, बीच में आने का बहुत शौक है। बीच का क्या मतलब है? माँ हूं मैं उसकी, देखा जाए तो बीच में तो तू आई है। तो क्यों शादी की बेटे की, पल्लू से बांध के ही रखती, कम से कम मैं भी चैन की सांस लेती। बहुत ज्यादा बोल रही है आप, समझी? हाँ बस सबको समझाते ही रहिए, खुद मत समझिए। हाँ? श्रेया इतना बोल के अपने कमरे में चली जाती है। रूपा वहीं पे खड़ी रहकर सोचती रहती है। रूपा को श्रेया की बात का बहुत बुरा लगता है। जो भी हो, श्रेया को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अब बताती हूँ इसे। रात का वक्त होता है। रूपा किचन में खाना बना रही होती है, तभी श्रेया वहां पहुंचती है। आहा, आज किचन में ये कैसे हो गया? अपने बेटे के लिए खाना बना रही हो? खाना तो बना दिया है मैंने, छोला और भटूरा, वो देखिए वहां रखा हुआ है। मैं अपने बेटे के लिए खीर बना रही हूँ, तू देखना आज मेरा बेटा मेरा बनाया हुआ खाना ही खाएगा। तो देखते हैं फिर, मैं शर्त लगाती हूँ, उन्हें मेरे हाथ का खाना ही पसंद आएगा। आखिर फेवरेट है इनका। फेवरेट तो पूरी खीर भी है, लेकिन फिर भी तुझे देखना है तो देख ले। खाने का वक्त होता है, सभी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। ये ले बेटा, खीर पूरी बहुत प्यार से बनाया है, खास तेरे लिए। और मैंने छोला भटूरा बनाया है, बहुत मेहनत और बहुत प्यार से, सिर्फ आपके लिए। तुम लोग यहाँ भी शुरू हो गए? देख ना, मैं नहीं, यही मुझसे कंपटीशन करती रहती है। मैं करती हूँ, आप हमारे बीच में आती है। अरे मैं नहीं, तू बीच में आई है, मैं तो माँ हूँ। अरे तो आप माँ है तो मैं भी तो बीवी हूँ, मैं भी उनके लिए अपना घर छोड़कर आई हूँ। तो सिर्फ इसलिए मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना करूँ, हैं? अरे बस करो आप लोग, लाओ मैं चारों चीज खाऊंगा और ये सब खा जाऊंगा, लाओ। अमित गुस्से में जितना खाना रखा रहता है वो सब उठा के जल्दी जल्दी खाने लगता है। जल्दी जल्दी के चक्कर में अमित ये नहीं देखता कि वो किसके साथ क्या खा रहा है। ज्यादा खाना, इतनी जल्दी जल्दी खाने से अमित को उल्टियां आने लगती है। अमित भाग के बाथरूम में जाता है और उल्टियां करने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया अमित को? देखा आपकी वजह से क्या हो गया। बहुत शौक है ना आपको हमारे बीच में घुसने का। अरे चैन से जीने क्यों नहीं दे रही है? रूपा चुपचाप शांत खड़ी रहती है। ये मैंने क्या कर दिया? बेटे के मोह में ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके साथ क्या कर रही हूँ। बेटे की आड़ में मैं इतनी स्वार्थी न जाने कब हो गई कि मुझे अपनी बहू भी नहीं दिखाई दी। अमित बाहर आओ, क्या हुआ तुम्हें? मुझे माफ कर दे बहू, पता नहीं मैं ये सब क्यों करने लगी। एक बार अमित बाहर आ जाए उसके बाद मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी, नहीं आऊंगी मैं तुम दोनों के बीच में। तभी अमित बाथरूम से बाहर आता है। नहीं नहीं, आप लोग जो कर रहे हैं वो सब सही है, मैं तैयार हूँ इन सब के लिए, चलिए खाना खाते हैं। देखा, अभी भी तैयार है, लेकिन आप है कि मानती ही नहीं। और तुम मान रही हो क्या? मुझे इस हालत में देखकर कम से कम उन्होंने हार तो मान ली, लेकिन तुम तो अभी भी अड़ी हुई हो। अरे तू उससे कुछ मत बोल, उसकी गलती नहीं है अमित। मैं ही तुझे लेकर कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गई और तेरे बारे में भी सोचना बंद कर दिया कि असल में तू क्या चाहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बेटा। चलो अच्छा है माँ, कम से कम आप तो मुझे समझ गई।